हेलो दोस्तों, हमारे पिछले लेसन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर में हमने समझा कि एक्सेल क्या होता है, एक्सेल इंटरफेस और उसका लेआउट कैसा दिखता है, एक्सेल के टैब्स, वर्कबुक, वर्कशीट और सेल्स क्या होते हैं। एक्सेल हमारे बहुत सारे कठिन काम आसान कर देता है, जैसे चुटकियों में टोटल सम निकालना, डेटा की एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, कठिन से कठिन फॉर्मूला का उपयोग करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, डेटा को व्यवस्थित और रिकंस्ट्रक्ट करना, डेटा को सॉर्ट एवं फिल्टर करना या फिर इंटरैक्टिव चार्ट्स और ग्राफिक्स का उपयोग करना। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में अब थोड़ा और जानते हैं कि एक्सेल के फीचर्स का उपयोग हम वर्कबुक में कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें कुछ ऐसी वर्कशीट क्रिएट करनी है जिसमें किसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का नाम, आईडी और सेमेस्टर मेंशन हो और साथ ही साथ स्टूडेंट्स द्वारा लिए गए कोर्सेज, क्रेडिट आवर्स, ग्रेड्स, ग्रेड पॉइंट, एवरेज भी मेंशन हो। एक्सेल वर्कबुक ओपन करने के लिए एक्सेल को स्टार्ट करें। ऐसा करने के लिए सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करें और फिर ऊपर शो हो रहे एक्सेल आइकन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक्सेल का बैक स्टेज व्यू है, जहां ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते ही नई वर्कबुक ओपन होगी। इस वर्कबुक का बाय डिफॉल्ट नाम बुक 1 रहेगा। हम देख सकते हैं कि वर्कबुक में A1 सेल एक्टिव है और हमें पता है कि एक्टिव सेल में ही हम डेटा एंटर कर सकते हैं। ये जानने से पहले कि डेटा कैसे एंटर करते हैं, आइए हम एक्सेल डेटा टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। जहां डेटा टाइप से मतलब है एक्सेल द्वारा एक्सेप्ट की जाने वाली सेल एंट्रीज। एक्सेल 3 तरह की सेल एंट्रीज एक्सेप्ट कर सकता है, टेक्स्ट या लेबल, वैल्यू और फॉर्मूला। अब आइए इन डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला डेटा टाइप है टेक्स्ट। टेक्स्ट किसी भी लेटर्स, नंबर्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। टेक्स्ट का उपयोग हम कैलकुलेशंस के लिए नहीं करते हैं। टेक्स्ट्स हमेशा बाय डिफॉल्ट सेल में बाईं ओर अलाइन रहते हैं। किसी व्यक्ति या जगह का नाम, टेलीफोन नंबर, सिक्योरिटी नंबर, कॉलम शीर्षक, ये सभी टेक्स्ट के उदाहरण हैं। टेक्स्ट के बाद आती है वैल्यू एंट्रीज, जो कि कोई भी नंबर, तारीख या फिर समय हो सकती है। वैल्यू एंट्रीज का उपयोग हम कैलकुलेशंस के लिए भी कर सकते हैं। वैल्यूज बाय डिफॉल्ट दाईं ओर अलाइन रहते हैं। ये हैं वैल्यू के कुछ उदाहरण। वैल्यू एंट्री करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे यदि हम मंथ, डेट, ईयर फॉर्मेट में डेट एंटर कर रहे हों, तो 3, 15, 20 को एक वैलिड डेट माना जाएगा। वहीं 23, 2, 7 को टेक्स्ट एंट्री मान लिया जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये वैलिड डेट नहीं है। अब अगर हमें कोई ऑर्डर नंबर 6, 25, 92 एंटर करना हो, तो एक्सेल उसे वैलिड डेट 25 जून 1992 की तरह एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे केस में हम डेटा के आगे एक एपोस्ट्रोफी या फिर संबंध का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे एक्सेल को पता लग जाए कि ये डेट नहीं है। अगर कोई सेल एंट्री एक इक्वल साइन से शुरू हो, तो एक्सेल में उसे फॉर्मूला माना जाता है। एक्सेल में फॉर्मूला विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए उपयोग आता है। फिलहाल एक्सेल फॉर्मूला की बेहतर समझ के लिए हम केवल अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ आसान कैलकुलेशंस, जहां हम 2 अंकों को गुणा होते देख सकते हैं। यहाँ जो 2 अंक हैं, उन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं और गुणा के चिन्ह को ऑपरेटर कहते हैं। तो ये थे हमारे एक्सेल डेटा टाइप्स और अब हम अपनी वर्कशीट बनाना जारी रखते हैं। अगर आपने सैंपल शीट ध्यान से देखी है, तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऊपर इतना चौड़ा सेल कैसे आया, जबकि उसके नीचे और बगल के सारे सेल सामान्य साइज में हैं। उतना चौड़ा सेल लेने के लिए हमें सेल के एक ग्रुप को चुनना होगा। सेल ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले सेल A1 को सिलेक्ट करें। माउस के बाएं बटन को क्लिक करते हुए कॉलम F तक और रो 4 तक ड्रैग करें। ऐसा करके हमारी वर्कशीट में सिलेक्टेड सेल्स कुछ ऐसे दिखाई देंगे।
अब इतने सारे सेल्स को एक सेल में बदलने के लिए हमें उन्हें मर्ज करना होगा। सेलेक्टेड सेल्स को मर्ज करने के लिए अलाइनमेंट पैनल में दिए गए मर्ज एंड सेंटर बटन पर क्लिक करें। अब हम मर्ज किए गए सेल में डेटा दाखिल करेंगे। ये करने के लिए सबसे पहले सेल सेलेक्ट करें, फिर फॉर्मूला बार में जाकर टेक्स्ट टाइप करें। आप सिलेक्टेड सेल पर डबल क्लिक करके भी डेटा एंटर कर सकते हैं। टाइप करते वक्त अगर कोई गलती हो जाती है तो बैकस्पेस की से हम कर्सर के बाईं ओर के अक्षर हटा सकते हैं। डिलीट की मदद से हम कर्सर के दाईं ओर के अक्षर हटा सकते हैं। अगर हमें ज्यादा टेक्स्ट हटाना या किसी और टेक्स्ट से रिप्लेस करना हो तो पहले उस टेक्स्ट पर माउस पॉइंटर लाकर ड्रैग करें जिससे कि वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए। हाईलाइटेड टेक्स्ट को हटाने के लिए बैकस्पेस की दबाएं या फिर नया टेक्स्ट टाइप करें और डेटा टाइप होने के बाद एंटर की दबाएं। अब टेक्स्ट को सेल के बिल्कुल बीचों बीच देखने के लिए दो काम करें। एक, अलाइनमेंट पैनल के सेंटर बटन पर क्लिक करें जिससे टेक्स्ट सेल के हॉरिजॉन्टली बीच में आ जाएगा। फिर टेक्स्ट को वर्टिकली बीच में लाने के लिए मिडिल अलाइन बटन पर क्लिक करें। यदि हमें अपने टेक्स्ट के फॉर्मेट को बदलना हो तो हमें फॉर्मेटिंग पैनल का उपयोग करना होगा। फॉर्मेटिंग के दो पहलू होते हैं। एक, स्टाइलिस्टिक फॉर्मेटिंग, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप, साइज, कलर, सेल के बैकग्राउंड एवं बॉर्डर कलर हम आसानी से बदल सकते हैं। दूसरा है नंबर फॉर्मेटिंग, जिसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि सेल में नंबर वैल्यू कैसी दिखाई देगी। फॉर्मेटिंग पैनल में ये फॉन्ट पैनल होता है टेक्स्ट के फॉन्ट बदलने के लिए। टेक्स्ट के अलाइनमेंट को बदलने के लिए ये अलाइनमेंट पैनल है और अंकों के लिए नंबर पैनल का उपयोग करते हैं। अंत में सेल स्टाइल्स कमांड का उपयोग हम एक साथ कई फॉर्मेटिंग ऑप्शंस चुनने के लिए करते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज और कलर कैसे बदलते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट सिलेक्शन बटन पर क्लिक करें और वहां से एरियल फॉन्ट या फिर अपनी इच्छानुसार कोई भी फॉन्ट चुनें। टेक्स्ट की साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बटन पर जाकर फॉन्ट साइज 20 चुनें। अगर हम कोई बड़ा टेक्स्ट एंटर करते हैं तो टेक्स्ट ओवरफ्लो दिखाई देगा या फिर टेक्स्ट ओवरफ्लो ब्लॉक्ड दिखाई देगा। दोनों ही केस में टेक्स्ट को पूरा देखने के लिए कॉलम की साइज बड़ी करें या फिर रैप टेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अपने टेक्स्ट को बोल्ड में देखने के लिए बोल्ड बटन यानी बी बटन पर क्लिक करें। अब अगर आपको अपने सेल का बैकग्राउंड कलर बदलना हो तो फिल कलर बटन पर जाकर अपने पसंदीदा रंग को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, ये हो गई फॉर्मेटिंग की थोड़ी जानकारी। अब हम सैंपल शीट के अनुसार बाकी की जानकारी को सेल्स में भरेंगे। सेल B4 में छात्र का नाम, B5 में छात्र की आईडी और F3 में उसके सेमेस्टर की जानकारी भरें। B7 से F7 तक के सेल में कोर्स टाइटल भरें और अंत में B9 से E13 तक अपनी इच्छानुसार कोर्सेज, क्रेडिट्स, ग्रेड्स भरें। हम अपनी इच्छानुसार इन सभी रो या कॉलम की चौड़ाई घटा या बढ़ा भी सकते हैं। आप यहाँ नीचे शीट टैब में देख सकते हैं कि वर्कशीट का नाम ग्रेड शीट है। आप भी अपनी वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं। इसके लिए पहले शीट टैब पर जाकर राइट क्लिक करें जिससे एक शॉर्टकट मेन्यू खुलेगा। उस मेन्यू से रीनेम कमांड सिलेक्ट करें, फिर एक नया नाम एंटर करें जैसे कि ग्रेड शीट। वर्कशीट का नाम चेंज करने का एक और बड़ा ही आसान तरीका है। आप शीट टैब पर 2 बार क्लिक करें और नया नाम एंटर कर दें। तो देखा आपने कितने ही सरल तरीके से वर्कशीट का नाम बदल गया।
अब हमारी शीट में जो बचता है वो है कैलकुलेशन। तो चलिए जानते हैं कि एक्सेल से कैलकुलेशंस में कैसे मदद मिलती है। सबसे पहले हमें हर एक कोर्स का पॉइंट कैलकुलेट करना है। पॉइंट्स क्रेडिट और संख्यात्मक ग्रेड्स का गुणा अथवा मल्टीप्लिकेशन करके निकाला जाता है। यानी सेल B9 के कोर्स का पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए D9 के क्रेडिट और E9 के ग्रेड्स का मल्टीप्लिकेशन करें। इसके लिए पहले सेल F9 सेलेक्ट करें और फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला टाइप करें। फॉर्मूला टाइप करने के बाद फिर एंटर की दबाएं। ऐसा करते ही सेल F9 में हमें दोनों अंकों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दिखाई देगा। बाकी के पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए ऐसा ही F10 से F13 तक के सेल्स के लिए करें। फॉर्मूला लिखते समय हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इक्वल साइन के बाद कहीं कोई ब्लैंक स्पेस ना हो, वरना एक्सेल उसे फॉर्मूले की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हमें सेल D15 में टोटल क्रेडिट आवर्स का कैलकुलेशन एंटर करना है। टोटल क्रेडिट आवर्स सारे कोर्सेज के क्रेडिट आवर्स के योग यानी सम से निकाला जाता है। सारे क्रेडिट आवर्स को ऐड करने के लिए पहले सेल D15 को सिलेक्ट करें और फिर फॉर्मूला बार में इन दोनों फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला टाइप करके एंटर की दबाएं। हम ऐसे सम एक्सेल में मौजूद सम फंक्शन का उपयोग करके भी निकाल सकते हैं। इसके लिए सेल D15 को एक्टिव करके सम फंक्शन पर क्लिक करें। फिर सेल D9 से D13 तक सेलेक्ट करके एंटर की दबाएं। एक्सेल के फॉर्मूला बार में ऑटो कंप्लीट फीचर भी होता है, यानी अगर आप इक्वल साइन के बाद S टाइप करते हैं तो आपको S से शुरू होने वाले सारे फॉर्मूले ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाई देंगे। अब अंत में हमें सेल 15 में GPA कैलकुलेट करना है। टोटल पॉइंट्स को टोटल क्रेडिट आवर्स से डिवाइड करके हम GPA कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम सेल 15 में ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ हम ब्रैकेट्स का उपयोग एक्सेल को ये इंस्ट्रक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि पॉइंट्स पहले ऐड होंगे और फिर पॉइंट्स का सम टोटल क्रेडिट आवर्स यानी D15 से डिवाइड होगा। जब भी हम ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसे अंक भी मिलते हैं जिसमें दशमलव या फिर डेसिमल के बाद बहुत सारे अंक होते हैं। डेसिमल के बाद के अंकों को कम करने के लिए हम डिक्रीज डेसिमल बटन का प्रयोग करते हैं। सारे फॉर्मूला ऐड करने के बाद हमारे एक्सेल वर्कशीट रिजल्ट्स के साथ कुछ ऐसी दिखाई देगी। अगर आप वर्कशीट पर प्रयोग में आए हर एक फॉर्मूला को देखना चाहते हैं तो पहले आप फॉर्मूला टैब में जाएं, फिर फॉर्मूला ऑडिटिंग पैनल में जाकर शो फॉर्मूलाज बटन को सेलेक्ट करें। अब आप अपनी वर्कशीट में उपयोग हुए सारे फॉर्मूलों को सामने देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देखिए कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फॉर्मूला की थोड़ी और अच्छी समझ के लिए आप इन उदाहरणों को भी देख सकते हैं। एक्सेल की वर्कशीट में और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हम इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। SQRT, AVG, सबटोटल, LCM वर्कशीट फंक्शन के कुछ उदाहरण हैं। वर्कशीट की बेहतर समझ के लिए हम फॉर्मूलों के साथ कमेंट को जोड़ सकते हैं। कमेंट ऐड करने के लिए पहले सेल सेलेक्ट करें और रिव्यू टैब को एक्टिव करें, यानी उस पर क्लिक करें। फिर कमेंट्स पैनल के न्यू कमेंट्स बटन पर क्लिक करके अपना कमेंट ऐड करें। जब हम अपनी वर्कबुक को पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको सेव करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हम अपना डेटा सेफ रख सकें। वर्कबुक सेव करने के लिए हमें कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करके बैकस्टेज व्यू पर जाएं, फिर सेव एज कमांड को सिलेक्ट करें,
फिर दिस पीसी को सिलेक्ट करके और ऊपर दिए ब्लैंक बॉक्स में फाइल का नाम एंटर करें और अंत में सेव बटन पर क्लिक करके अपनी वर्कबुक को सेव कर लें। अब वर्कबुक के टाइटल बार पर आप वर्कबुक का वो नाम देख सकते हैं जिस नाम से आपने अपनी वर्कबुक सेव की थी। अब अगर हमें अपनी वर्कशीट प्रिंट करनी है तो वो भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रिंट करके हमारी कैसी दिखेगी ये देखने के लिए व्यू टैब को एक्टिव करें, फिर पेज लेआउट बटन पर क्लिक करें। अब आप अपनी वर्कशीट का प्रिंट प्रीव्यू मोड देख रहे हैं। ऐड हेडर की जगह आप अपनी वर्कशीट के लिए हेडलाइन ऐड कर सकते हैं। अब वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करके बैकस्टेज व्यू पर जाएं, फिर वहां प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करें। देखा, वर्कशीट को सेव करना हो या प्रिंट, सब काम बस कुछ क्लिक्स के साथ पूरा हो जाता है। एक्सेल पर काम करते हुए अगर कोई परेशानी आती है तो हम उसके हेल्प टैब का प्रयोग करके अपने सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के लेसन में हमने पढ़ा कि एक्सेल डेटा की एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना या फिर उसे ऑर्गेनाइज करना, कठिन से कठिन फॉर्मूला का उपयोग करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, डेटा को सॉर्ट एवं फिल्टर करना जैसे कठिन कामों को बेहद आसान कर देता है। एक्सेल में 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं: टेक्स्ट, वैल्यू और फॉर्मूला। टेक्स्ट किसी भी लेटर्स, नंबर्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका उपयोग हम कैलकुलेशंस के लिए नहीं करते हैं। वैल्यू एंट्रीज कोई भी नंबर, तारीख या फिर समय हो सकती है। इसका उपयोग हम कैलकुलेशंस के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई सेल एंट्री एक इक्वल साइन से शुरू हो तो एक्सेल में उसे फॉर्मूला माना जाता है। एक्सेल में फॉर्मूला विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए उपयोग आता है। दोस्तों, ये थी एक्सेल की जानकारी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए हमारी अगले वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।